नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अत्यधिक महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को संबोधित किया। देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 99% से अधिक मतगणना बृहस्पतिवार को। संसद का मानसून सत्र शुरू। महंगाई और जीएसटी में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 10 जुलाई तक 1,50,000 केंद्रों के माध्यम से लगभग 60 लाख लोगों को रोजगार मिला। देश में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत 220 बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश मिला। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष 6 महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1,05,00,000 हुई। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वायरस के अत्यधिक संक्रामक रूप BA.5 के कारण कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ी। और प्रधानमंत्री 20 जुलाई को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित किया। भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अहम बात है और एक अहम कदम है। साथियों, सैन्य तैयारियों में और खास करके नेवी में ज्वाइंट एक्सरसाइज इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सेमिनार भी एक प्रकार की ज्वाइंट एक्सरसाइज है। आत्मनिर्भरता के लिए इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में नेवी, इंडस्ट्री, एमएसएमई, एकेडेमिया यानी दुनिया के लोग और सरकार के प्रतिनिधि, हर स्टेक होल्डर आज एक साथ मिलकर के एक लक्ष्य को लेकर के सोच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर भारतीय नौसेना को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 75 स्वदेशी प्रौद्योगिकियां बनाना पहला कदम है और इसमें लगातार वृद्धि होनी चाहिए। हम मिलकर अगले साल 15 अगस्त तक नेवी के लिए 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का निर्माण करेंगे। ये संकल्प ही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत और आपका पुरुषार्थ, आपका अनुभव, आपका ज्ञान इसे जरूर सिद्ध करेगा। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति आत्मनिर्भरता के हमारे लक्ष्यों को और गति देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बनी भारत की होवित्जर और मशीन गनों को सबसे अच्छा माना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में बहुत बड़ा निर्यातक हुआ करता था, लेकिन बाद में ये दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले और आजादी के समय भी रक्षा क्षेत्र बहुत मजबूत हुआ करता था। उस समय देश में 18 आयुध कारखाने थे। उन्होंने कहा कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के समय रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब रक्षा क्षेत्र में भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 7 गुना बढ़ा है। अभी कुछ समय पहले ही हर देशवासी गर्व से भर उठा जब उसे पता चला कि पिछले साल हमारे 13,000 करोड़ रुपयों का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। 13,000 करोड़ रुपीज, और इसमें भी 70% हिस्सेदारी हमारे प्राइवेट सेक्टर की है। श्री मोदी ने बताया कि सेना ने मेड इन इंडिया हथियारों की एक सूची बनाई है और मैं भारत की सेनाओं को बधाई दूंगा। उन्होंने 300 से अधिक हथियारों, उपकरणों की सूची बनाई है जो मेड इन इंडिया ही होंगे और उनका उपयोग हमारी सेनाएं करेगी। उन चीजों को हम बाहर से नहीं लेंगे। मैं इस निर्णय के लिए तीनों सेनाओं के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
बीते 4-5 सालों में हमारा डिफेंस इंपोर्ट लगभग 21% कम हुआ है। इतने कम समय में। और ये नहीं कि हमने पैसे बचाने के लिए कम किया है, हमने हमारे यहां उसका ऑल्टरनेट दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट को जल्द ही वायुसेना में शामिल किया जाएगा। डीआरडीओ और इसरो की कटिंग एज टेस्टिंग, इस सुविधाओं से हमारे युवाओं को, स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा बल मिले, ये प्रयास किए जा रहे हैं। मिसाइल सिस्टम, सबमरीन, तेजस फाइटर जेट्स जैसे अनेक साजो सामान जो अपने तय लक्ष्यों से कई कई साल पीछे चल रहे थे, उनको गति देने के लिए हमने साइलोस को दूर किया। मुझे खुशी है कि देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग का इंतजार भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने न केवल रक्षा बजट में वृद्धि की है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि ये बजट देश में ही रक्षा विनिर्माण व्यवस्था के विकास में उपयोगी हो। एनआईआई हो, आईडेक्स हो या फिर टीडेक्स, ये सभी आत्मनिर्भरता के ऐसे ही विराट संकल्पों को गति देने वाले हैं। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। हम हमारे हथियार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हथियारों की इज्जत करे, तो ये संभव नहीं होने। और ब्रह्मोस इसका उदाहरण है। जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। दोस्त, हमें अपने हर निर्मित चीजों के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से कुछ देशों ने बड़े हथियार निर्यातकों के रूप में उभरने के लिए विश्व युद्ध की चुनौती का फायदा उठाया था, उसी तरह से भारत ने भी कोविड महामारी के दौरान आपदा को अवसर में बदलकर अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और विज्ञान में प्रगति की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे अब व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी में सेना की आधुनिकता, रक्षा के साजो सामान में आत्मनिर्भरता के साथ ही एक और पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी उसको वेपन में कन्वर्ट करो, क्रूड ऑयल है वेपन में कन्वर्ट करो। यानी पूरा विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल रहे हैं। अब सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है। अब हम अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटीसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। रक्षा क्षेत्र आज बड़ी तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। काफी समय पहले ही इन हाउस शिप डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर इंडियन नेवी ने इस राह में एक पायनियर की भूमिका निभाई है। आपने विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इंडियन नेवी ने बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण यात्रा भी तय की है। मुझे यह कहते हुए बड़ी सुखद अनुभूति होती है कि इंडियन नेवी ने सरफेस, सब सरफेस और एयर डोमेन में आत्मनिर्भरता की ओर ये अद्भुत प्रगति की है। हमारी वारशिप में लगातार बढ़ता इंडिजिनस कंटेंट इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके भेजे सवालों का देंगे जवाब शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 20 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अत्यधिक महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को संबोधित किया। देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 99% से अधिक मतगणना बृहस्पतिवार को। संसद का मानसून सत्र शुरू। महंगाई और जीएसटी में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 10 जुलाई तक 1,50,000 केंद्रों के माध्यम से लगभग 60 लाख लोगों को रोजगार मिला। देश में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत 220 बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश मिला। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष 6 महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1,05,00,000 हुई। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वायरस के अत्यधिक संक्रामक रूप BA.5 के कारण कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ी। और प्रधानमंत्री 20 जुलाई को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। संसद भवन और राज्य विधानसभा परिसरों में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान 99% से अधिक मतदान हुआ। मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा इस शीर्ष पद के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि संसद भवन में 727 सांसदों और 9 विधायकों में से 730 मतदाताओं ने वोट डाले। इनमें 721 सांसद और 9 विधायक शामिल हैं। राज्यसभा के महासचिव ने बताया कि संसद भवन में 99.18% मतदान हुआ। महासचिव ने कहा कि विभिन्न राज्यों के सहायक रिटर्निंग अधिकारी आज ही सीलबंद मतपेटियों के साथ सड़क और हवाई मार्ग से नई दिल्ली में संसद भवन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतपेटियों को हवाई अड्डे से संसद भवन तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। The assisting returning officers of various states will start arriving with the polled sealed ballot boxes to Parliament House, New Delhi by road and by air from today evening itself. The first ballot box is expected to arrive in Parliament House around 10 p.m. today. All necessary security arrangements for safe transit of ballot boxes from the airport to Parliament House have been made. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य के 4 विधायकों ने दिल्ली में और 1 विधायक ने केरल में मतदान किया। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सदस्य हैं। हर सदस्य के मत का मूल्य 208 है। इसके अलावा देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सदस्य होने की वजह से भी उत्तर प्रदेश इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या फिर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के विरोध और समर्थन की स्थिति पहले से ही स्पष्ट कर दी थी। विपक्षी खेमे की ओर से बहुजन समाज पार्टी के अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव और लोक जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह ने भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। महंगाई और जीएसटी में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सदन का नेता नियुक्त किया गया है। लोकसभा में आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ने दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान, केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबक और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी श्रद्धांजलि दी गई। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 10 जुलाई तक 1,50,000 केंद्रों पर लगभग 60 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला।
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कोविड के दौरान रोजगार सृजन और बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के वास्ते 1 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की गई थी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत 220 बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश मिला है। इस योजना में कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की समग्र सुरक्षा और देखभाल की जाती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का लक्ष्य है। ऐसे बच्चों को 23 वर्ष की उम्र तक वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस वर्ष 6 महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 5 लाख हो गई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2020 में पर्यटकों की संख्या 41,000 से अधिक थी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि इससे केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज के इलाकों सहित क्षेत्रीय लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभ पहुंचा है। सरकार ने मॉडल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 818 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों को दायरे में लाते हुए 722 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष के दौरान 71 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जुलाई को राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कोच भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा बातचीत प्रमुख खेल आयोजनों में भाग लेने से पहले खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उनके निरंतर प्रयास का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीटों से भी बातचीत की थी। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने हैं। भारत की ओर से इसमें 215 एथलीट 19 खेलों की 141 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में होने वाले 20वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आज एडिनबर्ग रवाना हो गई। भारतीय टीम 24 जुलाई को पहले मैच में कनाडा के साथ खेलेगी। उसके बाद उसे न्यूजीलैंड, त्रिनिडाद और टोबैगो तथा दक्षिण अफ्रीका से खेलना है। राष्ट्रमंडल खेलों में 10 टीमों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ब्रिटेन और यूरोप महाद्वीप में ओमिक्रॉन स्वरूप के तेजी से संक्रमण फैलाने वाले नए स्वरूप BA.5 के कारण कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यूरोपीय रोग निवारण और नियंत्रण केंद्र ECDC के अनुसार गहन देखभाल कक्ष में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। केंद्र ने कोविड की एक और लहर शुरू होने की चेतावनी दी है। लंदन स्वच्छता और उष्णकटिबंधीय चिकित्सा विद्यालय में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रोफेसर मार्टिन मैक्की ने कहा कि कोविड अब फ्लू की तरह मौसमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोविड के वर्तमान टीके भविष्य में नए वेरिएंट का मुकाबला करने में अधिक प्रभावी होंगे। केरल में आज मंकी पॉक्स के एक और रोगी की पुष्टि हुई है। दुबई से 13 मई को केरल पहुंचे 31 वर्ष के कन्नूर निवासी को इस बीमारी से संक्रमित पाया गया। केरल में मंकी पॉक्स का ये दूसरा रोगी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने आज दिल्ली में आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता संग्राम के समय के 75 स्टेशनों और 27 रेलगाड़ियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रेलवे ने सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह का आयोजन किया है। ये आयोजन 23 जुलाई तक चलेगा। इस अवसर पर श्री त्रिपाठी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
जन भागीदारी और जन आंदोलन के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि अतीत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव तथा भविष्य के युवा भारत की महत्वाकांक्षाओं को इसमें दिखाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 75 रेलवे स्टेशनों और 27 रेलगाड़ियों को इसके अंतर्गत चिन्हित किया गया है। और आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम समाज सुधारक तुकाराम भाऊराव साठे को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 18 जुलाई 1969 को हुई थी। वो अन्ना भाऊ साठे के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्ना भाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को एक तथाकथित निचली जाति के परिवार में वर्तमान महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था। ग्रामीण इलाकों में सूखे के बाद 1931 में वो 6 महीने पैदल चलकर सतारा से मुंबई गए। वहां के शहरी वातावरण ने उनके लेखन को काफी प्रभावित किया। साठे ने हालांकि कक्षा 4 से आगे की पढ़ाई नहीं की, लेकिन मराठी में 35 उपन्यास अन्ना भाऊ ने इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उन्होंने अपनी कहानियों का उपयोग श्रमिकों के जीवन के अनुभवों को बताने के लिए किया। अन्ना भाऊ मरते दम तक समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। आकाशवाणी समाचार इस महान समाज सुधारक को नमन करता है। हम शहीद रोहिणी बरुआ को भी याद करते हैं, जिन्हें 18 जुलाई 1935 को मौत की सजा सुनाई गई। खुल गया नया द्वार है, ईशान की झनकार है। सलामी आसमां बादलों में भार। रोहिणी बरुआ ने चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। बरुआ ने ब्रिटिश पुलिस के एक अत्याचारी सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें बंकिम चंद्र सेन के साथ नोआपारा गांव में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। रोहिणी बरुआ को 18 दिसंबर 1935 को फांसी पर लटका दिया गया। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नानी गोपाल भट्टाचार्य जी को भी याद करते हैं। चटगांव जो अब बांग्लादेश में है, वहां के रहने वाले नानी गोपाल युगांतर पार्टी के सदस्य थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें 18 जुलाई 1934 को गिरफ्तार कर लिया गया और चटगांव जेल में बंद कर दिया गया।
अपनी रिहाई के बाद उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और ढाका सेंट्रल जेल में डाल दिया गया, जहां नवंबर 1943 में उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करता है। हम स्वतंत्रता कार्यकर्ता ईश्वर सिंह को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया। नवंबर 1858 में ईश्वर सिंह को सश्रम 14 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। 18 जुलाई 1859 को अंडमान द्वीप समूह में कारावास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। देश के इस वीर सपूत को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का यह अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। चेन्नई में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और लेह तथा लद्दाख में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। जम्मू में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल और आइजॉल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शिलंग, ईटानगर, कोहिमा और गंगटोक में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अत्यधिक महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को संबोधित किया। देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 99% से अधिक मतदान, मतगणना बृहस्पतिवार को। संसद का मानसून सत्र शुरू। महंगाई और जीएसटी में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 10 जुलाई तक 1,50,000 केंद्रों के माध्यम से लगभग 60 लाख लोगों को रोजगार मिला। देश में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत 220 बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश मिला। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष 6 महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1,05,00,000 हुई। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वायरस के अत्यधिक संक्रामक रूप BA.5 के कारण कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। अगर आपके मन में है कर्तव्य निष्ठा का प्रण और दिल में है साहस का जज्बा, तो आपके लिए ही है अग्निपथ योजना। हाय, मैं निखिल। अग्निवीर बनकर नौसेना की वर्दी पहनना गर्व की बात है। नौसेना की ट्रेनिंग से मैं एक कुशल प्रोफेशनल बन सकूंगा। फौजी अनुशासन, फिजिकल फिटनेस मुझे किसी भी चुनौती का सामना करने का कॉन्फिडेंस देंगे। कम उम्र में एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज मिलेगा, जिससे मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर सकता हूँ। 4 साल के बाद नौसेना के रेगुलर कैडर में कंटिन्यू करने का ऑप्शन ऑप्ट कर मैं इंडियन नेवी का अभिन्न हिस्सा बनकर देश की सेवा करूंगा।
मैं बनूंगा भारतीय नौसेना का अग्निवीर, यंग, डायनामिक, मोटिवेटेड, फिट एंड स्किल्ड। Indian Navy, an ocean of opportunity. For details, visit joinindiannavy.gov.in.